हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग, जिसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। ये भी विद्यार्थियों से मेरा अभिप्राय है यहाँ पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं जो बीएड कर रहे होते हैं, उनमें शिक्षण कौशलों के विकास की ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। लेकिन इसमें और सिमुलेटेड टीचिंग जो भी मैंने डिस्कस की उसमें एक ही अंतर है, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का कार्य जो शिक्षक प्रशिक्षक होते हैं वो करते हैं और उनकी कमियों को शिक्षक प्रशिक्षक बताते हैं, जो कि ज्यादा अच्छे से ये काम कर पाते हैं। लेकिन जो सिमुलेटेड टीचिंग थी वहां पर ऑब्जर्वर का कार्य भी खुद छात्राध्यापक ही करते हैं, तो वो उन कमियों को उतना अच्छा नहीं बता पाते जितना अच्छा एक ट्रेंड पर्सनल शिक्षक प्रशिक्षक बता पाता है। इसलिए माइक्रो टीचिंग सिमुलेटेड टीचिंग से थोड़ा सा आगे का स्टेप है, लेकिन उद्देश्य यहाँ पर इसका भी वही है, छात्राध्यापक या छात्राध्यापकों को कौशलों में निपुणता प्रदान करना। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो अथवा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु पाठ अवधि तथा लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षक प्रशिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है। इसकी परिभाषाओं की बात करें तो बीएम सौर ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली अवधि है। एलन और ईब इसके बारे में कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण ऐसी नियंत्रित अभ्यास प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा विशिष्ट शिक्षण व्यवहारों पर ध्यान देकर नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। अगर सूक्ष्म शिक्षण की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। यह व्यक्ति से प्रशिक्षण की विधि है। इस विधि में विद्यार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त हो जाती है, अर्थात उनको भी तुरंत प्रश्नपोषण मिल जाता है कि उनका कौशल जो वो सीख रहे हैं वो किस स्तर तक पहुंच पाया है। यह ऐसा वास्तविक शिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशलों का विकास करता है। कक्षा के आकार को घटाकर यहाँ पर छोटा कर दिया जाता है, अर्थात कक्षा में केवल 5 से 10 छात्र ही रखे जाते हैं। विषय वस्तु के प्रकरण का आकार भी छोटा कर दिया जाता है। तो इन सब विशेषताओं के कारण इससे छात्राध्यापकों में कौशलों में निपुणता प्राप्त करना बहुत आसान रहता है। इसके अलावा अगर इसकी मूलभूत मान्यताओं की बात करें तो शिक्षण एक उपचारात्मक प्रक्रिया या योजना है, ऐसा मानती है सूक्ष्म शिक्षण। उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण आवश्यक है और यह वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण स्वयं शिक्षक प्रशिक्षक करते हैं और उसके बाद वो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं को बताते हैं कि उनके शिक्षण कौशलों में वो कितना निपुणता प्राप्त कर पाए हैं। शिक्षण में सुधार लाने के लिए समुचित अवसर दिए जाने चाहिए। यहाँ पर लगातार उनको एक से अधिक अवसर प्रदान किए जाते हैं। व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करके शिक्षण प्रक्रिया को उन्नत बनाया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक अति लघु और सरलीकृत रूप होता है। प्रभावी सूक्ष्म शिक्षण के लिए शिक्षक व्यवहार के प्रारूप आवश्यक हैं और अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने में पृष्ठपोषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से इन मान्यताओं को लेकर सूक्ष्म शिक्षण निरंतर छात्राध्यापिकाओं में कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहता है। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, किंतु इस प्रकार के शिक्षण में साधारण कक्षा कक्ष की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य अथवा कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है, अर्थात यहाँ पर एक समय में एक कौशल को ही छात्राध्यापकों को सिखाया जाता है। छोटी कक्षा, छोटा समय और आराम से विद्यार्थी उस कौशल में निपुणता प्राप्त करते रहते हैं और अगर कमी है तो इसको कई बार उनको इसका अभ्यास करवाया जाता है जब तक वो उस कौशल में निपुणता प्राप्त ना कर लें। अभ्यासक्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण यहाँ पर रखा जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण में जो विधियां प्रयुक्त होती है उनमें जो चरण है उनका एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। जैसे सूक्ष्म शिक्षण 5 मिनट की अवधि का होता है, मूल्यांकन चरण इसका 10 मिनट की अवधि का होता है, पुनः पाठ निर्माण चरण 15 मिनट तक चलता है, पुनः शिक्षण चरण 15 मिनट तक 5 मिनट का है और पुनः मूल्यांकन चरण 10 मिनट में इसका संपन्न होता है। लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि को अलग प्रकार से व्याख्यात किया गया है। यहाँ पर छात्रों की संख्या वही जो निर्धारित की गई है 5 से 10 रखी जाती है। छात्रों के प्रकार वही बीएड छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं होती हैं। निरीक्षण या प्रतिपुष्टि उन्हीं साथी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं के द्वारा अथवा जो शिक्षक प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा प्रदान की जाती है। पाठ की अवधि 6 या 7 मिनट की रखी जाती है। कौशलों की जो संख्या है वो एक समय में एक ही कौशल विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है।
विषय वस्तु, शिक्षण बिंदु या कोई एक परिकल्पना हो सकती है और कुल अवधि 3 मिनट की रखी जाती है। भारत में सूक्ष्म प्रविधि के प्रतिमान के अनुसार शिक्षण चरण 15 मिनट का माना गया है, मूल्यांकन चरण 7 मिनट का, पुनः पाठ्य योजना निर्माण चरण 8 मिनट का, पुनः शिक्षण चरण 15 मिनट और पुनः मूल्यांकन चरण 15 मिनट। इस प्रकार से भारत में सूक्ष्म प्रविधियों के प्रतिमान के लिए कुल समय 60 मिनट निर्धारित किया गया है, लेकिन वर्तमान में इतना समय संभवतः विद्यार्थियों को या छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं को प्रदान नहीं किया जाता है। ये पुराने प्रतिमान के अनुसार यहाँ पर बताया गया है। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण का स्वरूप और चक्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 5 चरणों में ये क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले जो छात्राध्यापक होते हैं वो एक सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, किसी एक कौशल से संबंधित वो पाठ्य योजना हो सकती है। इसके बाद उस पाठ्य योजना को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आलोचनात्मक प्रतिदृष्टि या प्रतिपुष्टि उनको प्रदान की जाती है। ये आमतौर पर जो शिक्षक प्रशिक्षक उनका ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं उनके द्वारा उनको बताया जाता है कि जो शिक्षण कौशल उन्होंने प्रस्तुत किया है उसका क्या रिजल्ट है, अर्थात उसमें क्या कमियां रही हैं। इसके बाद पुनः पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, पुनः पाठ्य योजना को प्रस्तुत करते हैं और अंत में पुनः उसकी आलोचना की जाती है, अर्थात उनको पुनः फीडबैक प्रदान किया जाता है। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं अपने कौशल में या विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता प्राप्त नहीं कर लेते। अगर इसके लाभों की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण के अनेक लाभ हैं, जैसे शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है, छात्राध्यापक योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है, छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन इससे किया जा सकता है, निरीक्षक छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है, यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है और यह विधि छात्राध्यापकों में आत्मविश्वास जागृत करती है। लेकिन इसके जो कुछ लाभ हैं इसके साथ साथ कुछ कमियां भी हमें इसमें नजर आती हैं, जैसे यह सीमा से ज्यादा नियंत्रित और संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है। यह शिक्षण को कक्षा कक्ष शिक्षण से दूर ले जाती है, क्योंकि वहां पर वास्तविक विद्यार्थी नहीं होते, आपस में ही विद्यार्थी जो छात्राध्यापक होते हैं उनमें ही कुछ विद्यार्थी होते हैं और उनमें ही वो पढ़ाते हैं, तो जो कक्षा का रियल माहौल होता है वो यहाँ पर तैयार नहीं हो पाता। समय इसमें अधिक लगता है, इसमें प्रतिपुष्टि एकदम छात्राध्यापकों को मिलना मुश्किल होता है और छात्राध्यापकों को शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव रहता है। इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण जहां कुछ अच्छाइयां प्रदान करता है तो कुछ इसकी कमियां भी हैं, लेकिन ये कमियां इस प्रकार की हैं जिन्हें शिक्षक प्रशिक्षक और छात्राध्यापक अध्यापिकाएं आपस में मिलकर दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसके द्वारा छात्राध्यापकों में विभिन्न शिक्षण कौशलों में निपुणता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार हमने 2 विधियां डिस्कस की हैं, एक यथार्थवत शिक्षण और एक है सूक्ष्म शिक्षण। और अब इस यूनिट का अंतिम जो टॉपिक है वो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान। अभी तक हम ये देखते आए हैं कि आमतौर पर शिक्षण के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब ये विधियां कक्षा में प्रयुक्त की जाती हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग शिक्षक उस एक ही विधि को अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। तो इसलिए जहां पर जो एक निश्चित प्रारूप होना चाहिए था उस विधि का, वो शायद कहीं ना कहीं नहीं रह पाता। इसीलिए आज शिक्षण सिद्धांतों की ओर बढ़ते हम नजर आ रहे हैं। आमतौर पर आपने पुरानी अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो वहां ये देखा जाता था कि शिक्षण के लिए जो लर्निंग थ्योरीज थी उन पर बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन आगे ये सोचा जाने लगा, ये विचार किया जाने लगा कि जो लर्निंग थ्योरीज हैं वो शिक्षण की समस्याओं को प्रभावी रूप से समाधान नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए जो तकनीकी विज्ञ हैं या मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग तरीके से इस पर चिंतन करना प्रारंभ किया और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप जिसमें तकनीकी सिद्धांतों का उपयोग किया जाने लगा, उससे कुछ शिक्षण विधियों का निर्माण होने लगा, टीचिंग थ्योरीज डेवलप की जाने लगी। अभी तक जो शिक्षण था वो लर्निंग थ्योरीज पर ज्यादा केंद्रित हो रहा था, लेकिन अब प्रयास किया जाने लगा टीचिंग थ्योरीज के विकास का। और अगर देखा जाए तो ऐसी अभी तक कोई भी टीचिंग थ्योरी विकसित नहीं हुई है जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसको सार्वभौम सत्य कहा जा सके। लेकिन जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो ऐसे प्रयास हैं जिनके द्वारा
टीचिंग थ्योरीज को डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों को निर्मित करने के लिए रॉ मटेरियल या बेस का कार्य करते हैं, और एक शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रतिमानों का, इस प्रकार के प्रतिमानों का यूज करता है, उन्हीं को यहाँ पर शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। वास्तव में ये स्वयं सिद्ध कल्पनाएं होती हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। लेकिन विद्वानों की बात करें, जो आपको नजर आ रहा है, हाइमन के अनुसार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के बारे में सोचने विचारने की रीति है, जो वस्तु के अंतर्निहित गुणों को परखने के लिए आधार प्रदान करती है। प्रतिमान किसी वस्तु को विभाजित तथा व्यवस्थित करके तार्किक रूप में प्रस्तुत करने की एक विधि है। इसके बारे में H.C. बिल्ड कहते हैं, विशिष्ट अनुदेशनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित उपचारात्मक शिक्षण व्यू रचनाएं ही प्रतिमान कहलाती हैं। एक और विद्वान की बात करें, संसनवाल एवं संसनवाल, वो ये कहते हैं कि शिक्षण प्रतिमान विस्तृत रूप से वर्णित एक योजना है जिसमें सिद्धांतों पर आधारित क्रमबद्ध एवं दोहराने योग्य सोपान दिए होते हैं, जिनका प्रयोग करके शिक्षक अधिगमकर्ता में कुछ विशिष्ट शिक्षण प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। अगर शिक्षण प्रतिमानों की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं नजर आएंगी। जितने भी मॉडल हैं, टीचिंग मॉडल्स जितने भी हैं, वो सभी विद्यार्थी केंद्रित होते हैं, अर्थात स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं। प्रत्येक शिक्षण मॉडल में कुछ सिस्टमेटिक स्टेप्स होते हैं। अगर हम बात करें अगली इनकी विशेषता की, तो प्रत्येक शिक्षण जो मॉडल है, टीचिंग मॉडल है, वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है, अर्थात बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रत्येक शिक्षण मॉडल में एक विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर एंड टॉट, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थियों के लिए निश्चित कार्य और उत्तरदायित्व दिए होते हैं, और प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान किसी सिद्धांत पर आधारित होता है, और इसी वजह से ये अधिक सत्य और वैज्ञानिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये किसी एक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर इस शिक्षण प्रतिमान की रचना होती है, या इनको स्टेप्स कह सकते हैं, जिसमें पहला है फोकस, उद्देश्य, दूसरा है सिंटेक्स या संरचना, तीसरा सोशल सिस्टम या सामाजिक प्रणाली, चौथा एवेल्यूएशन सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली, और पांचवा सपोर्टिंग सिस्टम या सहायक तंत्र। ये कुछ 5 ऐसे तत्व हैं जो प्रत्येक मॉडल में, टीचिंग मॉडल में पाए जाते हैं, और क्रम से ही इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है जब भी शिक्षण प्रतिमान का कक्षा शिक्षण में उपयोग किया जाता है। उद्देश्य के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान होता है, उसका एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, जिससे उसका केंद्र भी कहा जाता है। शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य उस बिंदु को कहते हैं जिसके लिए प्रतिमान का विकास किया जाता है। दूसरा संरचना, संरचना के अंतर्गत शिक्षक की क्रियाओं, युक्तियों, विद्यार्थी व शिक्षक की अंतःक्रिया के प्रारूप को इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से निर्धारित किया जाता है कि वांछित परिस्थितियां उत्पन्न करके शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। वास्तव में यह है विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित चरण है। तीसरा सामाजिक प्रणाली, प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में विद्यार्थी एवं शिक्षक की क्रियाओं तथा उनके आपसी संबंधों पर विचार किया जाता है। उन नीतियों तथा प्रेरणा प्रविधियों पर भी विचार किया जाता है जिनके द्वारा छात्रों को प्रेरणा प्रदान की जाए। अर्थात यहाँ पर अंतःक्रियात्मक बात चलती रहती है विद्यार्थियों के बीच, साथ में ऐसी मोटिवेशनल सिचुएशंस कक्षा में प्रोवाइड की जाती हैं ताकि विद्यार्थी उस ज्ञान को प्राप्त करते रहें और निष्क्रियता की स्थिति ना आए। अगला मूल्यांकन प्रणाली है। इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है, किस स्तर तक हो रही है, और उसमें कितने सुधार की गुंजाइश है। ये इस चरण में निर्धारित किया जाता है। और अंतिम है सहायक तंत्र। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान के लिए कुछ अन्य सहायक सामग्रियों की, तकनीकी उपकरणों की आदि की जो आवश्यकता होती है वो इस चरण में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार से प्रमुख रूप से 5 एलिमेंट्स होते हैं प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में। मित्रों, अगला स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, अर्थात अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग प्रकार से हमने जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनको विभाजित किया है। पहला है फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल्स। फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल्स अर्थात दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, इसमें 3 हैं।
इम्प्रेसिव मॉडल, इंसाइट मॉडल और रूल मॉडल। इम्प्रेसिव मॉडल यानी प्रभाव प्रतिमान, दूसरा सूझ प्रतिमान और तीसरा नियम प्रतिमान। अगर अगले क्लासिफिकेशन की बात करें वो है साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर भी हमने चार इसमें कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जा सकता है। बेसिक टीचिंग मॉडल, एन इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल और टीचिंग मॉडल फॉर स्कूल लर्निंग। इनके सिर्फ हमको अलग अलग प्रकारों में इसको विभाजित कर सकते हैं। अगला हमारा क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वो है टीचर एजुकेशन टीचिंग मॉडल, शिक्षक प्रशिक्षण टीचिंग या शिक्षण प्रतिमान। इसमें भी चार मॉडल जो बताए गए हैं वो हैं टावाज टीचिंग मॉडल, टर्नर्स टीचिंग मॉडल, फॉक्स टिपिट टीचिंग मॉडल, मॉडल ऑफ वेरिएशन इन टीचिंग मॉडल। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी चार कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। अगला यदि क्लासिफिकेशन देखें तो वो है मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। इसमें पहला है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, दूसरा पर्सनल मॉडल्स, तीसरा सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स और चौथा बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल्स। इनमें सभी मॉडलों में एक जो विशिष्ट मॉडल की हम चर्चा करेंगे वो है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम। शिक्षण प्रतिमानों में एक बहुत ही वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक मॉडल है जिसका प्रयोग करने वाले थे फ्लेंडर। फ्लेंडर ने अंतः क्रिया विश्लेषण के आधार पर एक शिक्षण प्रतिमान का विकास किया जिसको उनके नाम के आधार पर ही फ्लेंडर अंतः क्रिया विश्लेषण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन एंड कोडिंग ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इज कॉल्ड इंटरेक्शन एनालिसिस। अंतः क्रिया विश्लेषण का यहाँ पर मीनिंग बताया गया है कि जो कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य शाब्दिक व्यवहार होता है उसका अंकन और व्याख्या, इसको ही उसका निरीक्षण और कोडिंग, इसको ही अंतः क्रिया विश्लेषण कहा जाता है। मित्रों, आप जानते हैं कि कक्ष में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली अंतः क्रिया, जो कि शाब्दिक रूप में अधिक होती है और अशाब्दिक रूप में बहुत कम होती है। इस शाब्दिक अंतः क्रिया का निरीक्षण यदि ध्यान से करें तो ये शाब्दिक अंतः क्रिया विद्यार्थियों के अधिगम पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। इसका डायरेक्ट लिंक होता है विद्यार्थियों के अधिगम से, और जो क्रिया विद्यार्थियों के अधिगम से डायरेक्ट लिंक है उसका विश्लेषण किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। और इसी क्रिया के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के लिए फ्लेंडर ने अपना एक मॉडल दिया जिसे फ्लेंडर अंतः क्रिया विश्लेषण पद्धति कहा जाता है। फ्लेंडर डेवलप्ड ए 10 कैटेगरी सिस्टम फॉर एनालिसिस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। इसके लिए फ्लेंडर ने एक 10 कैटेगरी सिस्टम का निर्माण किया जिसे 10 वर्ग पद्धति आप कह सकते हैं। इस 10 वर्ग पद्धति के द्वारा फ्लेंडर ने शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य चलने वाली अंतः क्रिया के निरीक्षण की विधि विकसित की। इट्स ए सिस्टमैटिक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव टेक्निक फॉर ऑब्जर्विंग टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह शिक्षक के कक्षागत व्यवहार को ऑब्जर्व करने की वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ पद्धति है। यहां पर जो शिक्षक का शाब्दिक व्यवहार है, जो कक्षागत अंतः क्रिया का प्रमुख आधार है, उसको 3 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। फ्लेंडर ने इसको 3 भागों में विभाजित किया। पहला टीचर टॉक, दूसरा पीपल टॉक और तीसरा साइलेंस या कंफ्यूजन। टीचर टॉक, इसमें कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी या शिक्षक जो भी क्रिया या व्यवहार करता है, कक्षा में शिक्षक जो भी क्रिया या व्यवहार करता है उसको टीचर टॉक के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा कक्षा में विद्यार्थी जो भी क्रिया या व्यवहार करते हैं उसको पीपल टॉक के अंतर्गत रखा जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कक्षा में या तो बहुत शोर शराबा होने लगता है और हम किसी की कोई बात नहीं सुन पाते, या कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब एकदम शांति आ जाती है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो एक यह स्थिति भी कक्षा में होती है और इन तीनों को ही नोट करने का काम फ्लेंडर ने अपनी इस अंतः क्रिया विश्लेषण में किया है। और इसके लिए फ्लेंडर ने 10 वर्ग पद्धति दी है। ये 10 वर्ग आपको सामने नजर आ रहे हैं। इनमें से जो पहले 7 वर्ग हैं वो टीचर टॉक से संबंधित हैं, 8वां और 9वां वर्ग पीपल टॉक से संबंधित है और 10वां वर्ग साइलेंस या कंफ्यूजन है। तो शिक्षक
का जो शिक्षक कथन है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला इनडायरेक्ट बिहेवियर और दूसरा डायरेक्ट बिहेवियर। इनडायरेक्ट बिहेवियर जो होता है इसमें जो शिक्षक होता है वो इनडायरेक्टली छात्रों को क्रिया करने के लिए या शिक्षण के लिए तैयार करता है। छात्रों को इस प्रकार से मोटिवेट करता है कि वो शिक्षण में रुचि लेने लगे। और इस प्रकार का जो बिहेवियर है इनडायरेक्ट बिहेवियर, उसमें 4 वर्ग फ्लेंडर ने निर्धारित किए हैं। 10 वर्गों में से 4 वर्ग अप्रत्यक्ष व्यवहार से संबंधित हैं। इन 4 वर्गों में पहला वर्ग है एक्सेप्ट स्टूडेंट फीलिंग्स। यहां पर इस वर्ग में उन क्रियाओं को अंकित किया जाता है जिनको शिक्षक ये समझता है कि वो जो फीलिंग्स हैं विद्यार्थियों की उनको स्वीकार करना चाहिए। जब शिक्षक विद्यार्थियों की फीलिंग्स को स्वीकार करता है तो उससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वो पहले वर्ग में अंकित की जाती हैं। दूसरा प्रेज और एनकरेजमेंट। जब शिक्षक शिक्षण के दौरान या अपनी अंतः क्रिया के दौरान विद्यार्थियों को कुछ प्रशंसा युक्त शब्द बोलता है, जैसे शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छा, तो इस प्रकार के जो शब्द बोलता है या उनको एनकरेज करता है, ठीक है आगे बढ़िए, गो अहेड, इस प्रकार से यदि कहता है तो इस प्रकार की जो उसकी क्रियाएं होती हैं उनको द्वितीय वर्ग में अंकित किया जाता है। 10 कैटेगरी सिस्टम आपको डिस्कस कर रहा हूं। यहां पर सारी क्रियाएं 10 वर्गों में अंकित की जाती हैं और जो क्रियाओं का अंकन होता है उसका टाइम 3 सेकंड से भी कम होता है, अर्थात प्रत्येक 3 सेकंड में शिक्षक की क्रियाओं का निरीक्षण करके अंकित किया जाता है। जो मैट्रिक्स एक होती है उसमें अंकित करते चलते हैं। तीसरा जो वर्ग है एक्सेप्टिंग एंड यूज ऑफ आइडियाज ऑफ प्यूपिल्स। इसमें शिक्षक विद्यार्थियों के विचारों को स्वीकार करता है और उनका उपयोग करता है, तो उन क्रियाओं को तृतीय वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। यहां पर जो पहले और इस तीसरे चरण में थोड़ी सी सिमिलरिटी आपको नजर आ रही है। इसमें अंतर यह है कि पहले चरण में वो फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है, यहां पर उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट के साथ साथ स्वीकार करने के साथ साथ उनका यूज भी करता है। और जब ऐसा कुछ करता हुआ नजर आता है शिक्षक कक्षा में तो उसकी उन क्रियाओं को तीसरे वर्ग में अंकित किया जाता है प्रति 3 सेकंड में। और चौथा है आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें वो विद्यार्थियों से जब अलग अलग क्वेश्चंस करता है, अलग अलग प्रश्न पूछता है, तो उन प्रश्नों से संबंधित उसकी क्रियाओं को चौथे वर्ग में अंकित कर दिया जाता है। तो इनडायरेक्ट व्यवहार में ये 4 वर्ग आते हैं। जो डायरेक्ट व्यवहार है शिक्षक का जो डायरेक्ट बिहेवियर है, प्रत्यक्ष व्यवहार है, उसमें या उसका प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों के व्यवहार पर नियंत्रण करना। इसमें वो 3 वर्गों को विभाजित करता है। पहला है लेक्चरिंग। इसमें वो व्याख्यान देता है, जो भी प्रस्तुति करनी होती है उसे, जो भी प्रकरण उसे बताना होता है उससे संबंधित व्याख्यान प्रस्तुत करता है। और जब शिक्षक ऐसा करता है तो उसको 5वें वर्ग में अंकित किया जाता है। या छठा वर्ग है गिविंग डायरेक्शंस। जब वो निर्देश देता है, कुछ करने को शिक्षक जब भी कक्षा में कहता है तो उसको छठे वर्ग में अंकित किया जाता है। जैसे यदि वो बोलता है विद्यार्थियों को कि श्याम पट्ट पर अंकित चित्र को नोटबुक में बनाएं, या कहता है खड़े हो जाइए, या कहता है बैठ जाइए, या कहता है मौन पाठ करिए, तो इस प्रकार के निर्देश जहां भी शिक्षक देता है उसको छठे वर्ग में अंकित किया जाता है। और सातवां है क्रिटिसाइजिंग। जब विद्यार्थियों की किसी गलत बात पर, गलत अनुक्रिया पर शिक्षक आलोचनात्मक शब्दों का यूज करता है तो उसको 7वें वर्ग में अंकित किया जाता है। इस प्रकार से जो 10 वर्ग पद्धति है फ्लेंडर की, उसके प्रथम 7 वर्ग शिक्षक कथन से संबंधित हैं। जो 8वां वर्ग है वो है प्यूपिल टॉक रेस्पॉन्स, छात्र कथन अनुक्रिया। जब विद्यार्थी शिक्षक के निर्देशों या प्रश्नों के पूछे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो उसे 8वें वर्ग में अंकित किया जाता है। और अगला है प्यूपिल टॉक इनिशिएशन, छात्र कथन प्रारंभीकरण, सोप क्रम, हिंदी में सोप क्रम कहते हैं इसको। अर्थात जब विद्यार्थी स्वयं कोई प्रश्न करते हैं, स्वयं कुछ नया पढ़ाने को बोलते हैं, स्वयं कोई अनुक्रिया करके कक्षा में अलग से अपनी बात स्टार्ट करते हैं, तो इस प्रकार की समस्त क्रियाओं को 9वें वर्ग में अंकित किया जाता है। और अंतिम है 10वां वर्ग साइलेंस या कंफ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया
ऐसी स्थिति भी कभी कभी कक्षा में उत्पन्न हो जाती है जब बहुत ज्यादा शोर शराबा हो जाता है या एकदम साइलेंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को 10वें वर्ग में अंकित किया जाता है। इस प्रकार से इन 10 वर्गों में शिक्षक का जो शाब्दिक व्यवहार है वो अंकित कर लिया जाता है। अंकित करने के बाद इसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं और जो विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से शिक्षक का व्यवहार रहा और उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, और इसका प्रयोग करते हुए फिर शिक्षक के व्यवहार में सुधार के प्रतिमानों का विकास किया जाता है। अगर इसके कुछ महत्व की बात करें, ये जो मॉडल है उसके हम उपयोगों की बात करें, मेरिट्स की बात करें, तो पहला है साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। ये जो फ्लेंडर का अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति है वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। टीचर और स्टूडेंट अंतःक्रिया पर आधारित है, शिक्षक और शिक्षार्थी की अंतःक्रिया पर आधारित है। इसके साथ साथ इसमें शिक्षक के व्यवहार को बड़ी बारीकी से अध्ययन किया जाता है, यानी प्रति 3 सेकंड में व्यवहार को अंकित किया जाता है। यह एक प्रभावी निदानात्मक उपकरण है। यह कक्षा के सामाजिक और भावात्मक वातावरण का अध्ययन करने का एक प्रभावी उपकरण है। ये माइक्रो टीचिंग में सहायक है। इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस टीचिंग जो कि अभ्यास शिक्षण अभ्यास होता है उसमें भी सहायक होता है, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट रिसर्च वर्क हो रहे हैं उनमें भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इसकी डिमेरिट्स की बात करें, डिमेरिट्स की जब बात आप करते हैं अर्थात इसमें भी कुछ कमियां हैं, और उन कमियों में शिक्षक के संपूर्ण व्यवहार को 10 वर्गों में संकुचित कर दिया गया है। क्या शिक्षक का पूरा कक्षागत व्यवहार 10 वर्गों में संकुचित किया जा सकता है? शायद नहीं किया जा सकता। शिक्षक के केवल शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि अपूर्ण है। 3 सेकंड में शिक्षक के व्यवहार को अंकित करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। धन और समय दोनों की दृष्टि से एक खर्चीली विधि है। इसमें शिक्षक छात्र अंतःक्रिया को स्थान दिया गया है, लेकिन छात्र छात्र अंतःक्रिया के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कक्षागत परिस्थितियों में। इसके साथ साथ इसके द्वारा पाठ्यवस्तु की वैधता शुद्धता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, अर्थात यहाँ पर पाठ्यवस्तु पर कोई महत्व नहीं दिया गया है, केवल शिक्षक शिक्षार्थी की अंतःक्रिया पर ध्यान दिया गया है। और अंत में यह कहा जा सकता है कि इसमें अध्यापक के व्यवहार के वर्गों का केवल अंकन मात्र किया जाता है, उनकी सार्थकता के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी यह शिक्षक के व्यवहार के निरीक्षण की एक अत्यंत ही वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विधि है, जिसका प्रयोग शिक्षक व्यवहार में कक्षागत परिस्थितियों में सुधार के प्रतिमान विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों हमने इस तीसरी जो यूनिट थी उसमें आपको कई बातें डिस्कस की, जिनमें प्रमुख रूप से टीचिंग लेवल्स थे, फिर टीचिंग स्ट्रेटेजीज थी, उसमें 2 प्रकार की अलग अलग विधियां विकसित की, और अंत में फिर हमने टीचिंग मॉडल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया, माइक्रो टीचिंग भी बताई, सिमुलेटेड टीचिंग भी बताई, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे।